गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर पहुंचती है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तुम ताजे ताजे ग्रेजुएट हो, अभी मैंने कहा अभी हुआ हो, कल करके आए कि पास हो जाएंगे। जिसने इंश्योरेंस बेच लिया वो कुछ भी बेच सकता है इस धरती पे, उसे नहीं मिल जाए तो निर्वाणा मिल गया एकदम से चमक। अरे एकदम बिल्कुल सॉलिड। आज की हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट है मिस्टर कुशाग्र अवस्थी, कुशाग्र सर। तो इनको मैं बहुत दिनों से मतलब 2014 से ही फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। बहुत सारे ये द फाउंडर ऑफ मैनी सक्सेसफुल वेंचर्स। अभी अभी आपने न्यूज देखी होगी बहुत ज्यादा, नोएडा में एक कोवर्किंग किसी बिल्डिंग में अपना कोवर्किंग बना के उसमें बहुत अच्छा सक्सेसफुल एग्जिट ले लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों या कोई भी बड़ा हम न्यूज पेपर आप उठाएंगे तो कुशाग्र सर का नाम था अभी नाउअडेज। वो भी कोवर्किंग स्पेस में, जो कि बहुत एक डिफिकल्ट मॉडल है, लोग चला भी नहीं पाते उस बिजनेस को। ऊपर से इंटीरियर की बिजनेस की बात करूँ, एजुकेशन के बिजनेस की बात करूँ, तो बहुत सारे सक्सेसफुल वेंचर्स इन्होंने रन किए। मैं फॉलो करते आ रहा हूँ बहुत सालों से, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, जब मुझे जानते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से बिल्ड किए। तो हम सर से बात करते हैं, सर को वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि स्कूलिंग क्या थी, अर्ली डेज क्या था, किस तरीके से इन्होंने अपना वेंचर स्टार्ट किया। हाय कुशाग्र सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है महेश? बढ़िया एकदम। बताइए। सर किस तरीके से, मतलब क्या जरूरी है कि मतलब अगर मैं IIT IIM से, जैसे मैं बोलता हूँ IIT NIT, इस तरीके से लोग बोलते हैं, मैं बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे या फिर पुराने टाइम पे भी बहुत अच्छा पढ़ने में तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या एक छोटे से ऐसे निकल के भी एक बड़ा सक्सेसफुल वेंचर बना सकते हैं? लाइक अगर आपका एग्जाम्पल लूँ कि एक एंटरप्रेन्योर जो फॉर्च्यूनर में चलता है, एक एंटरप्रेन्योर जो डेली जिम करता है, स्विमिंग करता है, यूज्ड टू ट्रैवलिंग अक्रॉस ग्लोब रेगुलरली, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो थोड़ा सो गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि इस क्वेश्चन को ना पार्किंग में रखते हैं और इस पे वापस आएंगे। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। एज यू सेड अर्ली डेज, सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर। 14 साल एक ही स्कूल में पढ़ा। इट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल, सेंट लोइशियस हाई स्कूल। और स्कूलिंग करने के बाद मेरा जो कॉलेज रहा वो भी कानपुर से ही रहा। कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन करा। रेगुलर ग्रेजुएशन था, बट नॉट सो रेगुलर एज इट हैपेंस इन ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो उसके बाद फिर मैं बड़ा एक मेरे अंदर एक जुनून था इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। सो आई वेंट टू इंडियन आर्मी and then I was unfortunately medically boarded out, so I was back from the army into normal life, and then I did some jobs, and then I did some businesses, and here we are today. तो अर्ली डेज की अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत सक्सेसफुल और कोई बहुत ब्राइट मेरे पास देने को कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ कभी रहा नहीं। लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट हो जाता था पास होना। और मेरी माँ ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। उन्होंने केवल हमेशा एक चीज़ पूछी, कितने नंबर का छोड़ कर आए हो? तो और मेरा एक ही जवाब रहता था, इतना करके आए कि पास हो जाएंगे। तो अमंग्स टीचर ऑल्सो रिस्पेक्ट सबका था। टीचर आज भी मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ अपने टीचर से। बट हाँ, जितना 97 या 98% वाले को 98 आने में खुशी नहीं होती थी, मुझे 50-60% आने में उससे कहीं ज़्यादा खुशी होती थी। I was always outgoing, स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहा हूँ। I was a national swimmer, स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। और लगभग कोई भी स्पोर्ट होता है तो वो नेचुरली कहीं ना कहीं से, मतलब अगर बैडमिंटन भी उठाया तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे पहली बार नहीं खेल रहे हैं। टेनिस भी रैकेट उठाया तो ऐसे नहीं खेल रहे हैं पहली बार खेल रहे हैं। स्नूकर स्टिक भी उठाई तो स्नूकर या पूल ऐसे नहीं खेल रहे जैसे पहली बार खेल रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ स्विमर्स। सारे स्विमर्स हैं। मेरे डैड इंटरनेशनल स्विमर रह चुके हैं, चाचे ताऊ सारे के सारे स्पोर्ट्स में ही काफ़ी एक्टिव रहे। तो 1 साल से मतलब स्कूलिंग करी, और फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, मेरे को कभी भी आई डिडंट हैव अ चांस टू एंजॉय दैट कॉलेज लाइफ। आई नेवर हैड दैट चांस टू रियली गो। अब कानपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैसे होते हैं आपको पता है, मेरठ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ कोई जाता नहीं है। जाता है तो कारण दूसरे होते हैं, पढ़ाई तो बहुत कम होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ पर मैं रेगुलर कॉलेज जा पाऊँ, ना कोई जाने की वजह थी। रीज़न मीन कि जब मेरा कॉलेज जाने का नंबर आया तो इंश्योरेंस कंपनीज डीरेगुलेट होके सन 2000 में इंडिया आ गई थी। LIC के अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स भी आ गए। तो कानपुर में भी कोई इंश्योरेंस कंपनी आ गई। अब जब वो कानपुर में इंश्योरेंस कंपनी आई तो एक दोस्त मेरा मजाक में कि मेरे रिश्तेदार हैं, नया ऑफिस खुला। कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं देखा था तब तक होता कैसा है, फिल्मों में देखा था। फिर अंदर वॉक इन करा तो कॉर्पोरेट ऑफिस देखा तो वाओ, मतलब ऐसा लगा बस लाइफ यही है, यही वर्क स्टेशन ही मिल जाए तो निर्वाणा मिल गया। एकदम से चमक। अरे एकदम बिल्कुल सॉलिड।
सो वहाँ पर जब गए और उसके जो रिलेटिव थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, क्या करते हो, 12th पास हो गया है, ये क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं। पेरेंट्स मेरे दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वेरी हम्बल बैकग्राउंड, BSNL में दोनों जॉब करते थे पेरेंट्स, कानपुर में। तो बोले ये है, फिर उन्होंने बोला यहाँ पर काम करोगे। आई वाज लाइक काम करूँगा, मैं कैसे काम कर सकता। कहते नहीं तुम एजेंट बन सकते हो और कोई फिक्स आवर्स नहीं है, कुछ नहीं है, जब मर्जी ऑफिस आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, और जितना काम करोगे उतना कमा लोगे। मतलब गुड ऑप्शन, मैं तो वैसे कॉलेज में जा रहा हूँ। हाँ। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने घर वालों से पैसे नहीं मांगे हैं अच्छा, किसी भी चीज़ के लिए। वो किस ईयर की बात रही होगी सर? ये मैं आपको बता रहा हूँ 2003 की बात, 2002-2003 की बात बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी, 20-21 साल पुरानी बात है। तो 15 दिन की IRD की ट्रेनिंग होती है, वो अटेंड कर ली, अच्छा खाना मिलता था वहाँ पर, अच्छा, ट्रेनिंग भी हो गई और लाइव मार्केट में आ गए। करना क्या है पता नहीं, सड़क पे घूम रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, बट इसने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया, इस सेल्स ने बहुत कुछ सिखाया। मुझको ऐसा लगता है जिसने इंश्योरेंस बेच लिया वो कुछ भी बेच सकता है इस धरती पे। सर सेल्स मेरे को भी लगता है सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है किसी So you have to be on the profit center of any profit center. Company does not work on the cost center. They work on the profit center. And profit centers is nothing but sales. So you are generating revenue, then everything is there. If you're not generating revenue, everything is just bullshit apart from it. बातें ही है फिर तो। So इंश्योरेंस बेचते बेचते मेरी 3-4 महीने में मार्च का महीना आ गया, कुछ मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ फरवरी मार्च का महीना आ गया। हाँ। और मैंने जो उसमें काम करा और जो मेरा कमीशन आया वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए आया। अच्छा, मतलब एक साथ फरवरी मार्च का, हाँ उस दिनों की बात कर रहा हूँ। आई वॉज टॉप परफॉर्मर्स, घंटियाँ बजती थी वहाँ पर, आई वॉज टॉप परफॉर्मर्स, क्योंकि मैंने एक बड़ा अच्छा सेगमेंट पकड़ लिया। तब 80CCC चलता था और गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से, इनकम टैक्स के रूलिंग के हिसाब से एक वो 10,000 और 20,000 का स्लॉट था, वो केवल इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करने पे ही वो रिबेट मिलती थी, वरना नहीं मिलती थी। और अंकल आंटी का वो कनेक्ट लेके तो वो तो एंट्री लेवल होता ही है ऑफ कोर्स। तो उन्होंने खुद कराई। अब क्या होता है, रिपल इफेक्ट होता है ना, अवस्थी जी किससे कराई, अरे बेटे से करा ली, मेरे पास भी भेज देना, मेरे पास भी भेज देना, मेरे पास भी भेज देना। फिर एक डिपार्टमेंट से निकल के दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, फिर दूसरे, फिर इनकम टैक्स ऑफिस चले गए, फिर मतलब जितने भी सरकारी ऑफिस थे सबको पकड़ में आ गई ना कि नस ये है। तो फिर उसी पे ही काम करना शुरू कर दिया। तो लाखों रुपए अकाउंट में आने लगे। अब बच्चा था और कोई खर्चा नहीं, तो बस अब वो चल रहा था, वैसे अच्छा चल रहा था। मेरी माँ को बड़ा क्लियर था कि तुम्हें हायर एजुकेशन करनी है, ये बर्बाद हो जाओगे अगर तुम ये काम करते रहोगे तो। देखो उनका अपना माइंडसेट है और कोई भी गलत नहीं है इसमें। वो माँ है और वो एक टिपिकल इंडियन मदर है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, एक मिडिल क्लास इंडियन मदर जिसके अपने बच्चे को लेके एस्पिरेशंस हैं। और वो वही करेगा जो समाज कर रहा है। समाज से अलग हट के कौन लेने का ना तो ज्ञान था उनके पास, ना हिम्मत थी, अगर होता भी तो। हाँ। बट गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो गंगा सागर पहुंचती है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो शायद मेरे साथ वही होना था। हाँ। तो मैं बीमा बेचते 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 एक वो नौबत आ गई, एक जंक्शन आ गया जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने को आ गया। और पैरेलल चल रहा था ये पैरेलल ही चल रहा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि कोटक महिंद्रा बैंक नई आई कानपुर शहर में। मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर हुआ था, मतलब मार्कशीट तो बहुत दूर की बात है, केवल रिजल्ट आ गया पास, जब इंटरनेट पे आप चेक करते हो। और मुझे ऑफर लेटर आ गया कि आप एज एन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो गए हो हमारे कंपनी में, बैंक में, आप आके ज्वाइन करो आके। और जब HR ने मुझसे डॉक्यूमेंट मांगे तो मेरे पास प्रूफ नहीं था उनको देने के लिए कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो मैंने वो प्रिंट आउट निकाला इंटरनेट पे जिसमें रिजल्ट आ रहा था, वो भेजा, तो HR भी हंसने लगी। वो कह रही है आप एकदम ताजे ताजे ग्रेजुएट हो अभी। मैंने कहा अभी हुआ हो कल। तो बोले अपॉइंटमेंट लेटर रेस जब आपका हुआ था, जब आपको ऑफर, तब आप ग्रेजुएट नहीं थे। मैंने कहा नहीं, मैं होने वाला था। खैर, तो उसके बाद फिर माय मॉम वाज बिहाइंड माय लाइफ कि MBA करना है, MBA करना है, MBA करना है, MBA करना है। मैं शहर छोड़ना नहीं चाहता था। उसमें होता है भी रिश्तेदारों का भी कि बेटे ने क्या किया है, कहाँ से और इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं अपनी शादी का केस बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है मेरे फादर इन लॉ का। तो MBA करना है, MBA करना है। अच्छा, चूंकि मेरी मार्केट बन चुकी थी 3 साल में, मेरा अच्छा खासा नाम हो चुका था, मैं अच्छा खासा कमा रहा था हमने कानपुर शहर में ही। तो मैं शहर नहीं छोड़ना चाहता था। तो मेरे को लगा कि यहीं कहीं MBA कुछ पकड़ लेते हैं। तो एक वहीं लोकल कॉलेज खुला था, मैंने वहीं से ही MBA एप्लीकेशन डाली, सेलेक्ट तो हो नहीं था। अब वहाँ पे
कानपुर जैसे शहर में एक लोकल कॉलेज के एमबीए की वैल्यू 20 साल पहले आप समझ सकते हो क्या रही होगी। वहां उनका टारगेट ये नहीं था कि किसी को नौकरी दिलानी है, वहां उनका टारगेट था बच्चे भरने हैं। और बच्चे भरने का मतलब आप समझते हो, कोई भी बस ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके आ जाए एमबीए में एनरोल हो जाता था। सही बात। वैसे तो आज भी वैसे तो होता है, बट कानपुर शहर में वो एक बड़ा अब मैं वहां जब पहुंचा, अब वहां पर एक 15-20 हजार की नौकरी बहुत बड़ा सपना थी प्लेसमेंट में। मुझे डर लगा है सोच के, मैं डीन के पास गया, मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी पीक सीजन में 2-3 लाख रुपए में ना, और एवरेज 40-50 हजार तो कहीं नहीं जाता मेरा, और नौकरी अलग लग चुकी है मेरी, बीमा का काम अलग चल रहा है, नौकरी भी लग चुकी है। तो उसने मुझे देख के जवाब दिया, बोली इतनी तो मेरी भी सैलरी नहीं है बेटा। तो मैंने कहा कि अब तो एमबीए नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब 3 महीने के अंदर एमबीए छोड़ दिया। फिर मेरे को लगा कि बहुत कुछ हो चुका है, अब मैं किसी की नहीं सुन रहा। तो अगेंस्ट माय फैमिली विशेस मैंने कहा मेरा जो लॉन्ग टर्म एम था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, आई शुड परस्यू दैट। और मैं सब छोड़ छाड़ के चंडीगढ़ भाग गया। भाग गया इज द राइट वर्ड, कानपुर से चंडीगढ़, क्योंकि मुझे उस शहर को ही छोड़ना पड़ता अगर इतना ड्रास्टिक एनवायरनमेंट चेंज करना है। वरना दोस्ती यारी इतनी ज़्यादा थी, क्लाइंट दोस्ती यारी, उठना बैठना। आज भी कानपुर जाते हैं तो हर दूसरे चौराहे पे कोई ना कोई जय श्री राम करने वाला मिल ही जाता है, और भैया कैसे हैं, और भैया कैसे हैं। तो आप गुटखा खाते हो कानपुर? नहीं, मैं नहीं खाता, मैंने आज तक नहीं खाया, और मुझे नफरत है गुटखे से। तो इवन कार में अगर कोई बैठा होता है गुटखा खा रहा होता है तो मैं, कानपुर इज नोन फॉर, हाँ ठीक है यार, अब जो हम मजाक में बनाते कहाँ से कानपुर से गुटखा क्या ठीक है, सो भी है वो है, आप क्या कर सकते हो, आप नहीं बदल सकते कुछ चीज़ों को। अभी नहीं, कुछ दिनों में समझ में आएगा इन लोगों को कि अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ना है तो छोड़ना है। फिर उसके बाद कुछ ये हुआ कि मैं चंडीगढ़ चला गया, और चंडीगढ़ में एज यूजुअल आदत तो है नहीं पैसे मांगने की, और मैंने कहा क्या करें। तो वहाँ एक डेल का ऑफिस था, नया नया बहुत बड़ी बिल्डिंग खुली थी, तो मैंने वहाँ वॉक इन इंटरव्यू दे दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। सपोर्ट में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूएस में कॉल उठाना, नाइट शिफ्ट। मैंने कहा ये बेस्ट है, रात में शिफ्ट करो और दिन में पढ़ाई करो। कुछ 4 से 5 घंटे सोता था, और 6 से 7 घंटे की पढ़ाई, और 8 से 9 घंटे की नौकरी, लगभग ऐसा शेड्यूल चलता था। 6 महीने ही मैं रहा हूँगा। मैंने अपना रिटन दिया, रिटन का सेंटर मैंने सेलेक्ट करा वहीं चंडीगढ़ में ही, और रिटन दिया, और रिटन दे के मैंने रिजाइन कर दिया, मैं वापस कानपुर आ गया। मेरे साथ एक अलग प्रॉब्लम है जो लोगों के साथ नहीं रहती है। यूपीएससी का जो सीडीएस का एग्जाम है उसमें रिटन क्रैक करना आसान होता है, एसएसबी क्रैक करना मुश्किल होता है। मुझे मेरे साथ उल्टा था, क्योंकि मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए थे लाइफ में, और कभी किसी में रिजेक्ट ही नहीं हुआ। कुछ आज भी मेरे पास 13-14 ऑफर लेटर पड़े हुए हैं, सबको ज्वाइन नहीं करा हालांकि, बट जहाँ भी इंटरव्यू देने चले जाते थे भगवान की दया कुछ ऐसे सेलेक्ट ही हो जाते थे। वही सेल्स इंश्योरेंस सेल्स वाली कहानी। तो मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था कि एसएसबी तो मेरी निकल जाएगी, मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ, तो मैं रिटर्न्स कैसे निकालूंगा। सबसे बड़ा मेरा चैलेंज चंडीगढ़ मूव करने का यही था कि मैं आइसोलेशन में पढ़ाई करूँ। तो मैंने वो आइसोलेशन में पढ़ाई करी, और मैंने जब रिटर्न दिया तो मैं इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि आ गया था कि मैं क्रैक कर लूंगा। फिर मैं कानपुर पहुंच गया, फिर नौकरी करने लगा। अच्छा, वापस कानपुर पहुंच, क्योंकि मेरे पास तो ऑफर्स आ ही रहे थे। भाई जो आदमी 3-4 साल एक जगह काम कर चुका हो तो एक रेपुटेशन बन जाती है। अपने से फोन किया है, मैं वापस आना चाहता हूँ, आ जा कल से ज्वाइन कर ले, बस इतना ही वर्ड था। मैंने कहा वेरी गुड, तो मैं गया, जॉब ज्वाइन कर ली। फिर रिटर्न्स का रिजल्ट आ गया, आई वाज सिलेक्टेड, आई क्लियर्ड माय रिटर्न्स। फिर इंटरव्यू के लिए जाना था तो छुट्टी अप्लाई करी, और मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। एसएसबी भी क्लियर हो गया। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ द लाइफ। एसएसबी क्रैक करना एक अलग ही फीलिंग होती है, प्रथम पग पे फोटो खिंचाना, वाइट जर्सी मिलना, अलग ही फील होता है, मतलब आप बयान नहीं कर सकते हैं उन क्षणों को उस पर। तो सिलेक्शन होने के बाद फिर मेडिकल होता है। अब मैं लीव लेके आया था 7 दिन की, और 7 दिन का मेडिकल एडिशनल एड ऑन हो गया। अब जब मैं वापस पहुंचा तो मेरा बॉस भड़का, फ़ोन ले जा नहीं सकते एसएसबी में आप, और तब फ़ोन भी इतने छोटे छोटे चलते थे। वो भी हम लोगों को कहाँ मिलने वाले थे, हम लोगों के लेवल पे जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड था। तो फ़ोन जो है वो थे नहीं, और हम इन्फॉर्म कर नहीं पाए कोई वजह ना होने से। वहाँ पहुँचे तो बॉस भड़का हुआ कि ये करना है वो करना। अब मैं सेलेक्ट होके पहुँचा हूँ, मैंने बड़े प्यार से रिज़ाइन करा, मतलब वो रेजिग्नेशन में इतना आनंद था मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बोले रिज़ाइन कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं सेलेक्ट हो गया, आई एम सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी, आई एम गोइंग टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी फॉर माई ट्रेनिंग, आई एम गोइंग टू बी लेफ्टिनेंट नाउ।
बड़ा वाहवाही हुई, ढोल नगाड़े पिटे। यार एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार में अगर कोई फौज में अफसर बन जाए या किसी अधिकारी पोजीशन पे चला जाए तो क्या ही बात। अल्लाह होता है पूरा एरिया में हो जाता है। तो बस वो अल्लाह वल्लाह हुआ और फिर हम पहुंच गए एकेडमी और अच्छी ट्रेनिंग चली, अच्छा सब कुछ चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया एंड आई वाज बोर्डेड आउट मेडिकली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, और मैं वहाँ से बोर्ड आउट कर दिया गया राइट इन द मिडल ऑफ द एकेडमी, राइट इन द मिडल ऑफ द कोर्स। वरना आज करीब लेफ्टिनेंट कर्नल होता मैं। मेरे लगभग सारे कोर्समेट्स लेफ्टिनेंट कर्नल है भाई मेरे बैच के। 2008 सब कुछ याद रहता था कि SSC NT 87 कोर्स का नाम। संदूक तो आज भी होगी सर। आज भी रखी हुई है, उसके अंदर कपड़े भी रखे हैं, उसके अंदर जूते भी रखे, उस पर पूरा सामान एज इट इज रखा हुआ है। GC कुशाग्र अवस्थी का सारा सामान आज भी वैसे ही संभाला रखा हुआ है। उसको खोलते हैं, उसमें फिनाइल की गोलियां डाल दी जाती हैं, उसको संभाल के रखा जाता है। मेरे ख्याल से बहुत प्यारी मेमोरी है वो, और वो वन ऑफ द बेस्ट डेज होते हैं लाइफ के। आप एंटरप्रेन्योरशिप की मुझसे बात करने आ रहे हैं, आप टीम वर्क कैसे सिखाते हैं? आप बोलते हैं टीम वर्क करवाइए, टीम वर्क करवाइए। फौज में पता है टीम वर्क कैसे सिखाते हैं? बड़ा छोटा सा आपको इंसिडेंस बताता हूँ। वहाँ होता है स्क्वॉश फॉल इन, स्क्वॉश फॉल इन करवा दिया जाता है। तो जो सबसे बदतमीज बच्चा होता है एक कंपनी के अंदर, जो बिल्कुल बात नहीं मान रहा होता है, उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं? तो उसको केवल शर्ट ही पहनाते हैं, ओनली अंडरवेयर, DMS बूट्स, अच्छा बेल्ट, अच्छा टोपी, टाई। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैंने वेशभूषा बताई है आपको? हाँ चेन्नई की गर्मी, उबलती गर्मी, मतलब यहाँ पर आपका पत्थर छू के हाथ जल जाए, ठीक है ना? वहां पर उस बंदे को छांव में बैठाया जाता है और स्क्वॉश ला के दिया जाता है। अच्छा ठीक है, स्क्वॉश, ठंडा स्क्वॉश। और उसी ड्रेस में ऐसे जैसे मैं और आप चेयर पे बैठे हैं, स्क्वॉश पी रहा होता है, और उसके सामने उसके सारे फ्रेंड्स जो उसकी कंपनी है, जैसे मैं नौशेरा कुआ में था, सारे बंदों को फॉलो इन कराया जाता है बिना कपड़ों के, और बजरी पे रोलिंग कटवाई जाती है, पीठ जल जाती है भाई साहब। और वो जो स्क्वॉश लिया होता है ना, बंदा आंसुओं से रो रहा होता है, ऑप्शन नहीं होता उसके पास कोई। आपकी गलती की सजा पूरी टीम को भुगतनी पड़ रही है और आप स्क्वॉश पी रहे हो। क्या आप टीम वर्क सिखा पाएंगे कॉर्पोरेट में ऐसे? ठीक है, तरीके होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमने भी बहुत टीमें हैंडल करी हैं, बट यस वहां का लर्निंग एक अलग ही लर्निंग होता है। आपको टीम वर्क कैसे डेवलप करना है, बिकॉज आपके एक ऑर्डर पर, फिर वो चाहे सही हो चाहे वो गलत हो, बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती हैं, वो तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और टीम वर्क ऐसे ही सिखाना पड़ता है। फिर बहुत लाइफ लॉन्ग लेसन है, और आप किसी भी फौजी से पूछोगे वो कहेगा बेस्ट डेज एकेडमी के ही होते हैं। सबसे ज्यादा रगड़ा भी उसी में जाता है, रोता भी उसी में है, घर की सबसे ज्यादा याद भी उसी में आती है, लेकिन सबसे बेस्ट डेज जो होते हैं ना, वो एकेडमी के ही होते हैं। उसके बाद जब एकेडमी से मैं बाहर आया तो एज यूजुअल बाय गॉड्स ग्रेस मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 4 साल प्लस का हो चुका था। अच्छा हाँ, मुझे 7 दिन लगे दूसरी नौकरी ढूंढने में, और एक नहीं, 2 नहीं, मैंने 3 नौकरी ढूंढ ली। लकीली ये सब पोर्टल्स, जॉब पोर्टल्स चलते थे, और इतनी इंडस्ट्री भी एग्रेसिव थी कि आप अगर डालो तो आपके पास कॉल्स आने लगते थे, और प्लस आप भी मार्केट में होते तो आप भी 4-5 लोगों को फ़ोन करके बोल देते हो। एक जगह पे मैं ऑपरेशन ब्रांच हेड सेलेक्ट हो गया, एक दिल्ली में मैं टाटा AIG में असिस्टेंट जोनल मैनेजर ऑपरेशन सेलेक्ट हो गया, और एक कंपनी कोई और थी वो मुझे याद नहीं। 3 कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आई चूज दिल्ली एंड दैट्स हाउ आई केम टू दिल्ली। वो मेरा दिल्ली के साथ आई चूज टाटा AIG इन दिल्ली। अच्छा, तो मैं दिल्ली आया, फिर मैं साल भर मैंने टाटा AIG के साथ काम किया, कमर्शियल ऑपरेशंस में, इंश्योरेंस में ही। उसके बाद रेलिगेयर एंटरप्राइज लिमिटेड से मुझे बहुत अच्छा ऑफर आया, उनकी पूरी सेंट्रल ऑपरेशंस हेड करना, इंश्योरेंस ब्रोकिंग डिवीजन का। तो वहाँ पर मैं जॉब करी, वहाँ मैंने करीब 3-4 साल जॉब करी वहाँ पर। अगेन वन ऑफ द गुड डेज ऑफ माई लाइफ, द कंपनी वॉज ग्रेट। और वहाँ काम करते करते समझ में आया कि अब हो गया, अब कुछ अंदर से एक आने लगता है। हाँ, मेरे ख्याल से सबको आता है, हाँ सबको आता है, कॉलिंग सबकी होती है। कुछ सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। समस्या क्या है, मैं आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। समस्या है बस वो एक बाउंड्री, जो एक वो तनख्वाह आती है ना हर महीने 31 तारीख को, वो कुकीन है। हाँ, वो कुकीन है, वो आपको नहीं जाने देती कहीं।
और सर कभी कभी अच्छा नशा आती है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो इट्स फाइन, बट कुछ लोग उसमें नहीं कंफर्टेबल हैं, और जितना नशा आप करते हो उतना नशा बढ़ता है। सैलरी के साथ भी वही चीज है, सैलरी आपकी रुकती नहीं है, सैलरी आपकी बढ़ती रहती है, और आप अपने लाइफस्टाइल्स को बढ़ाते रहते हो, बड़ा घर से लेके बड़ी गाड़ी करते रहते हो। तो वो जो आपकी कॉलिंग है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, वो मरती, जितना आप ऊपर चढ़ते जाते हो उतना वो कम होती जाती है। I can feel it, sir. आई कैन थैंक गॉड माई स्टार्स कि मैंने सोचा नहीं, मैंने जब ये डिसीजन लिया मैंने कहा अभी लेना है तो ले लो, और तब मेरी तनख्वाह लगभग लाख सवा लाख रुपए थी आराम से। तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2008 की बात बता रहा हूँ, 8-9 में जब मैंने सोची थी ये बात, तब की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद फिर मैंने एक लो प्रोफाइल जॉब ज्वाइन करी, गुड़गांव में ऑफिस था, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी, वहाँ मैं ऑडिट पोजीशन में आ गया। रहे बीमा में यार आप जा नहीं सकते ना, देखो आप अगर एक चीज में फंक्शन में बंद जाते हो और एक्सपर्टीज भी उसी की होने लगती है, तो आपकी वैल्यू आपको वही डिराइव होगी। इंग्लिश में रहना में बहुत आप दूसरी जगह जाओगे तो आप फ्रेशर माने जाओगे। तो और मैं कोई IIT IIM से था नहीं, तो मेरे पास तो वैसे कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं कि इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, ऐसे भी चले जाओ वैसे भी चले जाओ। तो उसके बाद फिर मैंने उस जॉब में रह के टाइम मुझे मिला, तो मैंने अपना बिजनेस को प्लान करा। मैंने जॉब भी करा, और जैसे मैंने फौज की तैयारी करी थी वैसे मैंने अपने बिजनेस की भी तैयारी करी। मैंने 5-6 महीने अपने बिजनेस की तैयारी करी, मैंने वेबसाइट पे काम किया। चूंकि मैं नंबर का बंदा था, नंबर बहुत स्ट्रांग थे, तो मैंने कहा कि कोई भी बिजनेस को ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप बस किसी से फैसिनेट हुए या कोई अच्छा कर रहा है उस लाइन में तो आप भी करने लगो। नहीं, मैंने नंबर्स स्टडी करे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा नंबर बताता हूँ, मॉड्यूलर किचन एक ओवरऑल इंटीरियर्स में छोटा प्रोडक्ट है। आप पूरे घर में है, आज नोएडा जैसे घर में जो आदमी 3 करोड़ 4 करोड़ का घर ले रहा है, वो 50 60 70 लाख रुपए आराम से इंटीरियर में खर्चा करता है। जैसे मॉड्यूलर किचन एक अलग कैटेगरी है जो 5 से 10 लाख रुपए ले जाती है। इंडिया में मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री आज की तारीख में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको पता है कितनी है उसकी? ओवर 30%। किसी IT इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री की प्रोग्रेसिव रॉक सॉलिड ईयर इन ईयर ग्रोथ 30% है ही नहीं। CAGR इज ओवर 30%। आज की तारीख में इंडिया में लगभग 4000 करोड़ की इंडस्ट्री है अकेले मॉड्यूलर किचन। अच्छा, और हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्या बताते हैं? वही कंप्यूटर साइंस। आप पहली MRI मशीन कैसे बनी होगी? पहली MRI मशीन का थॉट भी कहां से आया होगा? कोई एक डॉक्टर रहा होगा जिसको ये तड़प रही होगी, अच्छा डॉक्टर, कि मुझे अगर अंदर का 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाए अच्छे से तो शायद मैं बेटर सर्जरी कर सकता हूँ या इलाज कर सकता हूँ या फिजियोथेरेपी से इसको ठीक कर सकता हूँ। अब उस बंदे को दिखाने के लिए 2 और बंदों की जरूरत थी। एक तो उसको उस मशीन वाले बंदे की जरूरत थी, मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत थी जो मैकेनिक्स जानता हो और थोड़े बहुत डॉक्टरी भी जानता हो, और एक जरूरत पड़ी होगी एक सॉफ्टवेयर वाले की कि जो इंटरफेस डिजाइन करे, जिसको थोड़ी सी डॉक्टरी भी आती हो और जिसको थोड़ा सा मैकेनिक्स भी आता हो, और एक डॉक्टर ऐसा होगा जिसने आउट ऑफ इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर भी सीखा होगा और मैकेनिक्स भी सीखी होगी। फिर एक टीम बनी होगी, और आज ये पूरी इंडस्ट्री उभर के निकल आई है। सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ऐसे बंदे सुपर स्पेशलाइज निकल आए हैं। कारपेंट्री भी वैसी इंडस्ट्री है। एक फैक्ट्री है नोबिलिया जर्मनी में, वो दिन के 25,000 कैबिनेट बनाती है, 25,000 कैबिनेट दिन में, और उनके प्रोडक्शन लाइन में एक भी आदमी का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सब ऑटोमेशन, सारा 100% ऑटोमेटेड। आदमी है कुछ रिजेक्शन लाइन पे खड़े हैं, कुछ सर्वर संभाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट 100% ऑटोमेटेड। सर बैक टू तो हाँ, हम लोग थोड़ा इधर उधर हाँ कि मैं आता हूँ कि मेरे को कब ऐसे डिसाइड करना चाहिए। जैसे मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो दो ऐसे होता है, कभी कभी ना हम बोर हो जाते हैं, अब नौकरी नहीं करनी, तो तब मेरे को नौकरी छोड़नी चाहिए, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहिए, या पर कब मुझे स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? There is no right time to start. Okay. It is the calling, and I'm telling you, calling का मतलब ये नहीं है कि आपको सपना आया और आप कल सुबह से रिजाइन करके जॉब पर लग गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए, नंबर्स, डेटा, सॉट एनालिसिस करिए, अपने आप का भी, अपने बिजनेस का भी जो आप करने की सोच रहे हैं। और जब आप पूरे संतुष्ट हो जाएं कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि बिजनेस रोज रुलाएगा आपको, ये तनख्वाह नहीं है जो 1 तारीख को आ जाएगी आपके अकाउंट में, ये ECG की तरह है, ये रोज उठेगा और रोज गिरेगा, और इसमें हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अच्छे दिन से ज्यादा बुरे दिन होते हैं, याद रखना मेरी बात को। एक बिजनेस में अच्छे दिन से ज्यादा बुरे दिन होते हैं। अच्छे दिन को सक्सेस बहुत कम होती है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होते हैं, वो दिखता नहीं है, वो एक अलग बात है। बट बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक दैवीय मोटिवेशन चाहिए। वो कोई मोटिवेशनल टॉक से नहीं आ पाएगा, वो कोई यूट्यूब के वीडियो से देख के नहीं आ पाएगा, वो मेडिटेशन करने से भी नहीं आएगा। उसके लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। आपके अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज हैं कि आपको वो काम के बारे में पता है, आपको सुपर डुपर पागलपना है। पागलपने को अब आप डिफाइन कैसे करोगे? आपको एक कहे तो मैं तो पागल हूं, मैं तो सबके सामने चिल्ला रहा हूं, नहीं। लाइक हाउ कैन यू फाइट विद समबडी हु इज वर्किंग 18 to 20 आवर्स अ डे? अब मेरी इस बात से आप क्या मतलब समझे? एक इमेज आ गई होगी कि कोई बंदा कंप्यूटर पे बैठा और 18 घंटे काम कर रहा है, कुछ ऐसे ही आया होगा, या कोई फील्ड पे दौड़ रहा है 18 घंटे काम कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरा कहना। एक पागल एंटरप्रेन्योर संडास में भी बैठा होगा तो अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा होगा, ही इज वर्किंग। एक पागल एंटरप्रेन्योर अगर खाना भी खा रहा होगा उसमें भी कुछ ढूंढ ही रहा होगा। एक पागल एंटरप्रेन्योर अगर ट्रैवल भी कर रहा है, वो गुजरते पेड़ों में भी अपने को बिजनेस आइडिया ही बना रहा होगा। सर रिलायब हो गया नहीं करते सर। तो मैं इसको समराइज करता हूँ कि जब इस ऐसे बंदे से लड़ना बहुत मुश्किल है, तो जब आप गिरोगे, जहां दुनिया छोड़ देती है, वो चलते रहने का मोटिवेशन यहीं से पागलपने से आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो जज्बा है, यू हैव इट इन यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट पैशन भी अलाइंड है, वो भी अलाइन होना बहुत जरूरी है। अब आपका इंटरेस्ट और पैशन ही नहीं है, सिर्फ पागल ही पना है, तो आप क्या करोगे? आप तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही नहीं है उसके, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपका पागलपना भी क्या ही कर लेगा। अब फेल कितनी बार फेल होगे, फिर फेल ही होते रहोगे और रीस्टार्ट ही करते रहोगे। हो सकता है कभी सक्सेस मिल जाए। बट यस, एक अच्छी डिश बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स और एक प्रॉपर कुकिंग पेडागॉजी चाहिए। यू नीड right ingredients, right flame, right temperature, right amount of time to nurture everything, and that's how a good recipe is made. That is the same goes with entrepreneurship, the same goes with business also. So that's about it. मतलब entrepreneurship में अगर आपने सक्सेस पूछा मेरे से या कब स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आपके पास बहुत सारे, हम लोगों के पास लाखों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बिजनेस करा, सक्सेसफुल हो गए। किसी ने बहुत लेट लाइफ में बिजनेस करा, सक्सेसफुल हो गया। और ऐसे भी एग्जाम्पल है जो बहुत बड़े और सक्सेसफुल लोग थे जिन्होंने बिजनेस करा और फ्लॉप हो गया। करेक्ट। हाँ, तो कोई ईमान धर्म नहीं है इसका। आप सोचे कि एक सॉलिड फॉर्मूला है, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती। सर आपकी शादी एंटरप्रेन्योरशिप वाले टाइम पे हुई थी या जॉब वाले टाइम पे? इंटरेस्टिंग, मेरी शादी मेरे जॉब के टाइम पर हुई थी, जब मैं फौज से लौट कर ही आया था। तो जो मैंने आपको कॉलेज का टाइम बताया ना, 3 महीने मैं कॉलेज में रहा, अच्छा, वहीं मेरी मुलाकात मेरी वाइफ से हो गई थी। अच्छा, ये कानपुर के MBA वाला? कानपुर के MBA वाले में। और उसी मुलाकात में फिर हम लोग टच में रहे, फिर एकेडमी भी गए, और वो भी एक बड़ा अच्छा रोमांस होता है। कहीं ना कहीं सर MBA ना आपकी जिंदगी में भी कुछ पार्ट? मैं MBA से इसी पर करते हैं मुझे नहीं मिला, अभी वाइफ मिल गई तो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो हाँ, कह सकते हैं आप। तो उसके बाद जो है वो टच में रहे। फिर फौज में 20 मिनट का टाइम मिलता है हफ्ते में एक बार फ़ोन करने को, STD PC बूथ में जाने पे। हाँ। बस तो वहीं STD बूथ पे जाके चाहे घर वालों से बात कर लो, चाहे माशुका से बात कर लो, टाइम होता नहीं है। अपॉर्चुनमेंट करके जल्दी सब अलाइन करके उस हिसाब से चीज़ें चलती। तो सर दो इन क्वेश्चन को ऐसे जोड़ता हूँ कि आपने स्टार्टअप जॉब के बाद, ये एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। दूसरी, पेरेंट्स को कन्विंस करना। और तीसरा, व्हेन यू आर मैरिड ऑलरेडी,
और तब आप स्टार्टअप में जा रहे हो क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, ना जॉब का पता है ना कुछ पता। आजकल तो खैर तो क्या कहने लगा है कि फंडिंग ये कर लो, आजकल तो फंडिंग विंटर चल रहा है, आपको भी बताइए, वो भी डिफिकल्ट है। बट शादी के बाद कैसे कन्विंस करना और खुद को कैसे कन्विंस किया कि सर मुझे आज वो कंपनी स्टार्ट करनी है। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट फर्नीचर ड्रीम। करेक्ट सर। सो फर्नीचर ड्रीम जब मैंने शुरू करा, जब मेरे दिमाग में ऑफ कोर्स थॉट आया, अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा बेटा भी हो चुका था तब तक, और सेम विद मी सर नाउअडेज। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सेम सिचुएशन, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज और मीन्स नहीं थे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में आपकी एक अच्छी जॉब है, एक NBFC और बैंक जैसी जगहों पर आप टाई लगा के सूट पहन के जब ऑफिस जाते हो तो एक प्राइड देता है आपके माँ बाप को कि बेटा कुछ, बेटी या बेटा कुछ अच्छा कर रहा है। अब आप सडनली कहते हो कि आप अनसिक्योर हो गए हो। हाँ, अनसिक्योर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो फेस करना हर आदमी के बस की बात नहीं है, और शायद यहीं आधे सपने दब के मर जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योरशिप जब कोई बोलता है तो उसको वो इज्जत मिलती है, जो यहाँ पर कोई IAS करने जा रहा होता है उसको इज्जत मिलती है। तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का वो एक पैशन है, बिकॉज वो कैपिटलिस्टिक साइड ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा जो माइंडसेट आज भी है वो, और हमारे पेरेंट्स गलत नहीं है, तो मैं पेरेंट्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सेफ्टी कम्स नेचुरली टू देम। उनके लिए सक्सेस मॉडल वही है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी करो एंड डन। नौकरी देगा कौन? तो वो पेरेंट्स को एक समझाना बहुत बड़ा टास्क था। मैं आपको सही शब्दों में कहूँ तो एक मातम सा माहौल हो गया था जब मैंने घर में ये बताया कि मुझको बिजनेस करना है, और जब स्पेशली ये बताया कि मुझे इंटीरियर्स में बिजनेस करना है जिसमें मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मेरा 0 पास्ट एक्सपीरियंस था। जीरो मतलब इंश्योरेंस से सीधा घर बना, इंश्योरेंस से सीधा इंटीरियर्स, 0 पास्ट एक्सपीरियंस। नॉट आई, मेरी जो थी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, 8-10 लाख रुपए जो बचा के रखे थे पूरे नौकरी के पीरियड में, बस वही मेरे पास था और कुछ था नहीं। और उसमें भी आधे पैसे उठा के वाइफ को दे दिए थे कि इफ समथिंग वाज हियर एंड देयर तो तुम अपना खर्चा चलाती रहो, तुम्हारे खर्चे नहीं रुकने चाहिए, मैं देखूंगा। तो वो बहुत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कन्विंस करना बहुत बड़ा टास्क रहा मेरे लिए भी। बट जैसा मैंने कहा कि जब आपके अंदर वो पागलपना होता है तो वो होता है। गॉड हैज़ बीन काइंड, मुझे सक्सेस भी बहुत जल्दी मिली। मैंने 0 कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू करा, और 0 कैपिटल के बिजनेस को मैं कहाँ से कहाँ तक ले गया। और सक्सेस पैसे से ही आती जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग उसको फ्रंट पे रख देते हैं, जिसकी वजह से सारे बिजनेस फेल होते हैं, जिसकी वजह से लोग ग्लैमराइज होते हैं, जो एक्चुअली रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है। जब आप बाई प्रोडक्ट को कोर चीज़ समझने लगते हो ना, वो पिटफॉल वहीं हो जाता है, क्योंकि आपके डिसीजंस उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप सोचते हो वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूंगा, मेरे पास भी अच्छा घर, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी। जैसे बाई प्रोडक्ट से मेरा मतलब, अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो गन्ने का जूस आप निकालते हो तो जूस जो आ जाता है ना, आप समझ रहे हो कि ये पैसा है, वो जूस पैसा नहीं है। पैसा वो पीछे पड़ा मोलास है, वो जो पीछे गन्ना सूखा पड़ा हुआ है, वो पैसा है, बाई प्रोडक्ट है। ये जो जूस है ना, ये आपका पैशन है, परसिवियरेंस है, पागलपना है, टेक्निकल नॉलेज है। ये जितना बढ़िया ही होगा, बाई प्रोडक्ट तो अपने आप ज़्यादा होगा, तो अपने आप ही होता जाएगा ना। जितना ज़्यादा जूस निकालते जाओगे बाई प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। बट बाई प्रोडक्ट को आप सामने रख के काम नहीं कर सकते। तो बिजनेस, आपने 3 सवाल मेरे से पूछे, तो पहला तो ये कि बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, ऐसा नहीं था। खासतौर से पेरेंट्स को कन्विंस करना, अपने इन लॉज को कन्विंस करना, बिकॉज एक और पेरेंट्स जुड़ गए थे, और बेटे की जिम्मेदारी देखना। वाइफ वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग, नाउ शी इज अ टीचर, बट एट दैट टाइम शी वॉज नॉट वर्किंग। तो पूरा वो भी एक लाइबिलिटी थी, एंड आई वाज द ओनली वन टू टेक केयर ऑफ माई इन लॉज, बिकॉज माई वाइफ इज अ सिंगल चाइल्ड। तो इन लॉज की भी देखभाल देखनी है, माँ बाप की भी देखनी है, बीवी की भी देखनी है, बच्चे की भी देखनी है। तो यू नीड टू हैव सम गट्स टू टेक दैट डिसीजन कि अगर चीज़ें खराब हुई तो क्या होगा। शायद ये ज़्यादा मोटिवेट कर देता है आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास कोई बर्निंग रीज़न ही नहीं है। मेरे फेलियर बहुत बुरा होता अगर मेरा फेलियर होता तो, लकीली वो नहीं हुआ, बट अगर होता तो बहुत बुरा होता, सारी चीज़ गिरती। और ये डर ही बहुत ज़रूरी था। हो सकता है ये डर ही मेरे को बहुत हद तक मोटिवेट करता रहा कि नहीं, मुझे कुछ करना है और करना है और करना है। और
अल्टीमेटली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब मतलब आप जॉब के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, या फिर एक आपका बैकअप प्लान भी होना चाहिए। अगर मैं बिजनेस में कूद रहा हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब होना चाहिए क्या? मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं, बट आपका क्या कहना है? इस धरती की मुझे ऐसे लगता है सबसे बड़ी जो नॉवेलिटी है वो है अनडिवाइडेड अटेंशन। वो नॉवेल्टी है, वो सुपर पावर है। हाँ मैंने भी सुना है काफ़ी लोग करते हैं एक बार में 5-5 6-6 चीज़ें। हाँ। मैं भी आज की तारीख में 2-2 3-3 कंपनी और फाउंडेशन चला रहा हूँ। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपका रिसोर्स लिमिटेड ही है, और अनडिवाइडेड अटेंशन से बड़ी कोई नॉवेलिटी नहीं है। आप जॉब भी कर लो, आप बिजनेस भी कर लो, आप प्लानिंग भी कर लो, वैसे आप क्या कर रहे हो? आप धोखा कर रहे हो अपने साथ। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा ना, मैंने अपनी सिचुएशन बताई। अब मैं भी ये सोचता रहता कि मैं जॉब में भी रहूं और मैं बिजनेस भी करता रहूं और ये भी करूं। हाँ, मैंने प्लानिंग जरूर करी जॉब में रह के अपने बिजनेस की, लेकिन जिस दिन मुझे बिजनेस करना था मैंने रिजाइन करा। मतलब जॉब के साथ बिजनेस करना मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि आप दोनों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं करते हो। ना जॉब के साथ जस्टिफिकेशन करते हो, जॉब में होते हो तो बिजनेस की सोचते हो, बिजनेस में होते हो तो जॉब की सोचते हो। यही होता है। और अल्टीमेटली आपको एक कोकेन मिल रही है 1 तारीख की तनख्वाह, तो वो केवल हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर कुछ करना है तो उसका there's a method to madness. कूद जाओ पूरी तरीके से। There's method to madness. You have to be completely engrossed in it. Entrepreneurship अपने आप में सब कुछ चूस लेगा यार आपका। आप ही पीओ होते हो, आप ही चपरासी होते हो, आप ही अकाउंटेंट होते हो, आप ही सेल्स वाले होते हो, आप ही ऑपरेशंस वाले होते हो, आप ही मेरे केस में प्रोजेक्ट मैनेजर होते हो, आप ही डिजाइनर होते हो, 8-9 प्रोफाइल खुद ही कर रहे होते हो। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। क्लाइंट को पूरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। सही बात। उसके लिए आप कितना अच्छा बोल लेते हो, कितनी अच्छी सेल्स करते हो, वो मैटर नहीं करता। उसके घर पे लुक अच्छा आ रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है उसके लिए। किचन में आपने ड्रायर डाल दी अगर, या आपने किसी ऑफिस में या कोई डेटा सेंटर काम कर रहे हो, अगर एक लैंड पोर्ट भी खराब हो गया ना, आपकी बैंड बजा दी जाएगी। उसको नहीं मतलब है आपकी करोड़ों रुपए की पेमेंट एक लैंड पोर्ट खराब होने से रुक जाती है। एंड प्रोडक्ट एकदम एंड प्रोडक्ट उसको चाहिए। हाँ, और आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है। आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है, और आप किसी भी पीस को अनप्लग नहीं कर सकते। आपको सारे पीसेस को प्रॉपरली प्लग करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और मेरे ख्याल से हर बिजनेस ऐसा ही है, हर बिजनेस ऐसा ही है। तो सर कब आपको एकदम से बिजनेस में ऐसा लगा कि यार जिंदगी सेट है, मतलब एक होता है ना आहार मोमेंट कि भाई अब तो मतलब ये सही डिसीजन था जिंदगी का सबसे अच्छा, मतलब होता है ना। मुझे जॉब में तो हर 6 महीने में 1 साल में प्रमोशन होता है, वही आहार मोमेंट चल रहा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट गेम। मुझे ऐसा लगता है मेरा आहा मोमेंट अभी भी बाकी है। आहा मोमेंट बहुत सारे रहे, ऐसी बात नहीं है। हर बड़ी डील जब आप क्रैक करते हो तो वो आपका आहा मोमेंट होता है। मैं पहले रेजिडेंशियल इंटीरियर्स करता था, पिछले 6-7 सालों से करने बंद कर दिए हैं। कमर्शियल इंटीरियर्स करते हैं। जब भी नई बड़ी डील होती है तो वो आहा मोमेंट हो जाता है। बट हाँ, वो एक बहुत लॉन्ग स्टोरी का बहुत छोटा सा पार्ट है। आहा मोमेंट ये कह देना कि मैंने 350 कमरे का होटल करा, मैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट था, मुझे लगा वो आहा मोमेंट हो गया। जब पहली बार इंडिया के बाहर गया, अपने पैसों से गया, मुझे लगा हाँ भाई विदेश जा रहे हैं, अपने काम से बिजनेस से फॉरेन जा रहे हैं, मेरे लिए आहा मोमेंट था। अब 2 पासपोर्ट भर चुके हैं पूरे, अब मन नहीं करता, अब लगता है कि भाई इसको भेज दो, इसको भेज दो, इसको भेज दो। तो आहा मोमेंट भी चेंज होता रहता है। इतना आहा मोमेंट चेंज हो गया कि अब मुझे क्या बताऊँ आहा मोमेंट पर। अच्छा सर, अब हम आते हैं जिसको कि मैं सुन रहा हूँ, जिसकी वजह से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं एक तरीके से, लेट्स वर्क, जो नोएडा का सबसे प्रीमियम जगह पर सेक्टर सोना मेट्रो स्टेशन के पास, और मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोवर्किंग था। तो वो किस तरीके से आपको प्लान आया कि कोवर्किंग बनाना चाहिए, और कब आपको ऐसा लगा कि दिस द राइट टाइम टू से इन दिस बिजनेस, और कोवर्किंग को बेचना कितना डिफिकल्ट है, उसको रन करने में लोगों की मतलब लग रहती है, एक तरीके से चलाना ही बहुत मुश्किल है। कितने कोवर्किंग्स को मैंने देखा है बंद होते हुए, तो उससे एग्जिट ले रहा हूँ। मतलब मैंने बहुत ही कम सक्सेस स्टोरीज देखी है कोवर्किंग में। अगर मैं एक बात करूँ, इनोवेट की बात करूँ, या अब मुझे समझ में आता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लेट्स वर्क की बात कर सकता हूँ। तो मतलब ये जर्नी कैसी रही, मतलब ये कोवर्किंग? बहुत अच्छा रहा। मेरा कोर बिजनेस कभी भी नहीं रहा, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डेटा का बंदा हमेशा से रहा हूँ। तो बहुत छोटी कोवर्किंग थी, और मैं कंपटीशन में आना भी नहीं चाहता था।
ये बिजनेस मैंने अपने यूज़ के लिए एक फ्लोर लिया एक बिल्डिंग में, मुझे वो अंडर यूटिलाइज लगा और मेरा कोई मित्र आ गया बोलने लगा कि मुझे यार आपके पास 7-8 सीटें खाली पड़ी हैं, मेरे को दे दो। जब उसने मुझसे सीटें ली हाँ। तो मेरा किराया तो नहीं निकला खैर, बट बिजली का बिल निकल गया, डीजी का एक्सपेंस निकल गया, ऑफिस बॉय की सैलरी निकल गई। आई लाइक दिस इज गुड। अगर मैं अपने ऑफिस का डेड एरिया किसी को दे के ये पैसे बचा सकता हूँ, देन व्हाई नॉट टेक इट एज अ बिजनेस मॉडल। और उस टाइम वीवर्क ये सब काफ़ी चल रहा था इंडिया में। बोलूँ तो आपका ये इनोवेट आ चुका था और 91 स्प्रिंग बोर्ड वगैरह सब आ चुके थे, और मैं इनके इंटीरियर्स के लिए पिच करने जाता था लोगों को। अच्छा, चूंकि मेरा इंटीरियर्स काम ही था और ये बिजनेस ही इंटीरियर्स का है, अगर आप एक्चुअली ठीक से देखें तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, डिसीजन मेकर्स को, इन 3 कंपोनेंट के ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है, और अगर होगी तो वो फेल नहीं होंगे। पहला कंपोनेंट है आपका कैपेक्स, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट है आपका ओपेक्स का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और तीसरा कंपोनेंट है आपका लीज रेंट। इन तीनों की केमिस्ट्री अगर आप समझ गए तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल रहेंगे, या आप पहले ही डिसीजन ले लेंगे आपको बिजनेस में एंटर करना है या नहीं, अगर आप ये 3 कंपोनेंट को पहले ही समझ गए थे। आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है, आप मूर्ख होंगे अगर उस 1 करोड़ रुपए को किसी को दे दे तो आपको रिटर्न मिलने लगेगा, इंटरेस्ट इनकम आने लगेगी। तो आप बिजनेस तभी करेंगे ना जब आपको उससे कहीं ज्यादा सब्सटैंशियल अर्निंग हो रही होगी, क्योंकि बिजनेस में तो आपको अपना कर्म भी करना है, मेहनत करनी है आपको पूरी। तो वो ऑफ कोर्स आप तभी करेंगे ना, लोगों को पता ही नहीं है, फैंटेसी में लोगों ने कोवर्किंग खोल दी। तो आज मेरे को अगर बिजनेस में अपना कैपेक्स डालना है तो मैं अपना ब्याज भी जोड़ूंगा उसमें, कि अगर मैं बिजनेस, अगर ये रकम मैं लगा देता इंटरेस्ट पे तो वो भी मैं जोड़ूंगा। तो कैपेक्स में आपको सिर्फ अपना कैपिटल ही नहीं जोड़नी चाहिए, आपको इंटरेस्ट इनकम भी जोड़नी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक डिटेल लिस्ट होनी चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स की, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, ऑफिस बॉय, हाउस कीपिंग, टॉयलेटरीज, जितने खर्चे आप सोच सकते हैं जो आपके हर महीने हिट मारते हैं। दिन में कॉफी पी जाते हैं 10-10, तो सुबह में कॉफी पी रहे हैं, और कुछ ऐसे बहुत सारे हिडन खर्चे जो आपको नहीं समझ में आते। बिल्डिंग मेंटेनेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हिडन जो रहती हैं जो पिलफरेजेस बढ़ा देते हैं। आपको ये खर्चे अकाउंट फॉर करना है, पर सीट में ब्रेक डाउन करना है। आपका अगर 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, या 30,000 का, या 40,000 का, 50,000 का, या 5,000 का ही क्यों ना हो, आप उसमें देखिए आपकी सीटें कितनी निकल रही हैं, आपकी एफिकेसी कितनी आ रही है। एक अच्छी डिजाइन इंडस्ट्री 50 स्क्वायर फीट में एक सीट निकाल रहा है, अगर आप 40 स्क्वायर फीट में या 35 स्क्वायर फीट में एक सीट निकाल के अच्छा इंटीरियर का लुक देते हो तो आपकी एफिकेसी बढ़ जाती है। उतनी जगह पे ज्यादा सीट बनाते हो तो पैसा ज्यादा कमाते हो आप, राइट। तो एक तो वो कोड नहीं क्रैक कर पाते बहुत ज्यादा लोग। दूसरा क्या है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पर सीट में ब्रेक डाउन करना है, कि आप 5 करोड़ रुपए आप लगा रहे हो, 10 करोड़ रुपए इसमें लगा रहे हो, 10 करोड़ रुपए पे आप ब्याज जोड़ो 10 करोड़ रुपए का, और उसके बाद आप कितना बड़ा सेंटर बना रहे हो, और उसका 9 साल में रिटर्न एमोटाइज करके आप पर सीट पे निकालो, ब्रेक डाउन करो उसको। तो ये आ गई पर सीट कॉस्ट कैपेक्स की। फिर आ गई पर सीट कॉस्ट ओपेक्स की, जितना आपका महीने खर्चा हो रहा है, आपकी जितनी सीटें हैं आप उसको वहां पर लेके रहिए। तीसरा कंपोनेंट है, बड़ा सिंपल है, लीज रेंट, और वो वेरी करेगा लोकेशन टू लोकेशन। कुछ लोकेशंस पे कम होगा, कुछ लोकेशन पे बहुत ज्यादा होगा। तो जब आप ये तीनों कंपोनेंट को करते हो, तजुर्बे से मैं आपको रेंज भी दे सकता हूँ। जो कैपेक्स की रेंज है वो कहीं ना कहीं 2,000 से 2,500, और अच्छा सेंटर है तो 3,000 तक जाती है पर सीट। जो ओपेक्स की रेंज है वो लगभग 2,500 से 3,500 रुपए के बीच में रहती है पर सीट। और जो आपका लीज रेंट है, अगर आप 60-70 रुपए तक रेंज में जाते हो, लोकेशन कुछ भी हो सकती है, तो वो लगभग 1,800 से 2,000 रुपए पर सीट आती है, कंसिडरिंग दी एफिकेसी आपकी 40 स्क्वायर फीट की मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप 40 स्क्वायर फीट करीब हो गया एक सीट का। यस, अच्छा यस। अब आपका एक बड़ा अच्छा थॉट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सीटें तो इससे भी सस्ती मिल जाती हैं, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार में भी सीटें, गुड़गांव में 7-7 हज़ार में मिल रही हैं, हाँ में भी 7-7 हज़ार में सीटें मिल जाती हैं। अब आपको ये देखना है कि ये सीटें दे कौन रहा है। अब मैं बिल्डिंग ओनर हूँ, मेरे पास एक टेनेंट था जो कि एक ऑफिस बना के काम कर रहा था, वो टेनेंट चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं रह गया, मेरा कैपेक्स लगा नहीं लगा, थोड़ा सा मतलब उसको ना के बराबर। कुछ वॉलपेपर चेंज कर देना, कुछ लाइटें चेंज कर देना, कैपेक्स का पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फाइन ट्यूनिंग कर ली, कुछ पैसा लग भी गया तो लग भी गया।
बट मोटा मोटी कुछ खर्चा नहीं हुआ। आपको लीज रेंट निकालना आपका टारगेट होता है, और आप जब पर सीट से लीज रेंट सिर्फ निकालने की कोशिश करते हो तो आप बहुत एडवांटेज में आ जाते हो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट विद सच काइंड ऑफ प्लेयर्स। हाँ, क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है जिसको उस प्राइस पे सीटें मिल रही हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप एनसीआर मार्केट पकड़ के चलते हो, 7, 7,500, 8,000 रुपए से कम की कॉस्टिंग नहीं है कोवर्किंग की। अगर बिल्कुल स्पेस से बना रहे हैं हम लोग, अगर आपने किराए पे एक बिल्डिंग ली है और किराए पे बिल्डिंग लेकर आप इंटीरियर कर रहे हो और वहां पर आप बंदे बैठा रहे हो, क्योंकि अभी आपको इतना करने के बाद मार्केट में क्लाइंट भी ढूंढने जाना है, वो बहुत हैवी कॉस्ट। और आपको बिलिंग भी करनी है। दूसरा सबसे बड़ा पिटफॉल ये है, इसको आप बिजनेस को स्टार्टअप बिजनेस और रिटेल बिजनेस की तरह देखा जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अपनी कोवर्किंग के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। जिस दिन से मेरी कोवर्किंग लॉन्च हुई है और जिस दिन तक मैंने एग्जिट करी, मेरी 100% ऑक्यूपेंसी रही है। 100% मतलब आप समझ रहे हैं, 100%, 99.99 भी नहीं, 100%, इवन इन कोविड। मैंने कभी एक्सपैंड नहीं करा, मेरा मोटिव भी नहीं था एक्सपैंड करने का। एक ही सेंटर रहा, 5 फ्लोर थे, 4 फ्लोर थे, और उसी में मैंने सारी सीट्स निकाली। कोविड में मेरा क्लाइंट ही रिटेल नहीं था, मैंने इसको हमेशा नाम कोवर्किंग का जरूर दे दिया, बट हमेशा मैनेज्ड और हाइब्रिड स्पेसेस की तरह चलाया। अब मुझे तो अपनी कॉस्टिंग का आइडिया है। मेरा पहला क्लाइंट पेटीएम था। पेटीएम आया और बोला मुझे फुल स्वीट चाहिए, मुझे इंटरनेट भी दो, इतनी बैंडविड्थ के साथ भी दो, ये भी दो, वो भी दो। मैंने मैथ्स करी, तीनों कंपोनेंट में मेरी कॉस्टिंग आई, मैंने दे दी 500 रुपये ऊपर रख के पर सीट पे। जी ये ले लीजिए, उन्होंने ओके थे, उन्होंने ओके कर दिया, हो गई। फिर जब पेटीएम चला गया 1 साल बाद, फिर दूसरा क्लाइंट आया, वो यूएस का एक टेक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका ऑफ सोर्स ऑफशोर डेवलपमेंट होता था, तो बैक एंड टीम पूरी बैठती थी यहाँ पर, अभी भी बैठती है। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि जी रेंट कम कर दीजिए। मैंने कहा जी ये कॉस्ट है, आप देख लो क्या लेना चाहते हो। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं दे दूंगा। सेंटर पूरा ले रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं ले लूँगा। मैं कहा जी ले लो। कि इंटरनेट हमारा पुराना चल रहा है, बैंडविड्थ हमको ज़्यादा चाहिए होती है, ले लो। कह रहे मेरा 8 साल से ऑफिस बॉय, उसको रख लें। मैंने कहा रख लो। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरी पर सीट कॉस्ट मैंने पहले कोट करी थी और डिस्काउंट देने के बाद मैं और 300 रुपये पर सीट प्लस हो गया, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर तो दिमाग में क्लैरिटी है, उनको नहीं है, मुझे तो है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड और बहुत सारी चीज़ें, एक तो नहीं होता है। एक्सेल देखोगे 70-80 आइटम होते हैं, 1-2 आइटम नहीं होता है उसमें। तो मुझे लगा अब मैं दिमाग में मैथमेटिक्स तो फिट बैठी हुई है, मैंने कहा इतने रुपए पर सीट का डिस्काउंट मांग रहे हैं, मैंने दे दिया। जो कि मेरी एग्जिस्टिंग, मैं अगर उनको फुल सर्विस देता तो मुझे शायद कम पैसे मिलते, मैं ज़्यादा कमाने लगा। मतलब अपने धंधे के बिल्कुल बेसिक्स पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की बेसिक्स पता हो तो ही आप उस धंधे में उतरे। मैंने इस बिजनेस को क्यों नहीं एक्सपैंड करा, क्योंकि मैं कोर बिजनेस, जैसे मैंने आपको कहा अनडिवाइडेड अटेंशन, या तो मैं इसी में उतर जाता और फुल फ्लेजेड लग जाता, या मैं उसमें जाता। ये मेरा कोर है, जो मेरा कोर है, तो मैं अपने कोर से स्टिक रहा। ये तो पार्ट टाइम की तरह हो गया। अच्छा हो गया तो हो गया। तो इस तरीके से फिर मुझे डील अच्छी मिली एग्जिट की, फिर मैंने वो अच्छी डील ली, एंड दैट्स हाउ। सर आपके हिसाब से फंडिंग का देखते हैं आजकल हर स्टार्टअप फाउंडर को पहले फंडिंग चाहिए, फिर स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो फंडिंग लेना अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके हिसाब से, या बूटस्ट्रैप करना ज़्यादा बेहतर है? मतलब व्हाट डू यू प्रेफर? आज की डेट में अगर आज आपने मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, सही भी है और नहीं भी सही है। मैटर ये करता है कि आपको अपने काम की पकड़ कितनी है। अगर मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जितना मेरा सोचना है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे रेवेन्यूज आ रहे हैं, मैं ठीक ठाक कमा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इतना पैसा और मिल जाए तो जो मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन लेनी है, मैं अगर फ्लाइट ले लूँ तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर तो ये क्लैरिटी है तब तो फंडिंग ठीक है। और या फिर आपके पास कोई प्रोडिजी ब्रेक थ्रू आइडिया है कि आप अपने कोर में रह चुके हो, आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है, रियली गेम चेंज कर देगी ये, नीड डिमांड जिसको भी कहते हैं। खैर उस केस में तो बहुत छोटी फंडिंग के लिए जाते हो, एंजल फंडिंग के लिए जाते हो, बट मेन फंडिंग आप तभी जाइए जब आपका अगर इफ यू डोंट हैव स्किन इन द गेम, योर बिजनेस यू विल वेस्ट इन्वेस्टर्स मनी।
investing nowadays is like a cyanide. It is even more dangerous than cocaine example which I gave you earlier. सक्सेस मान लिया है लोगों ने, फंडिंग न्यूज को सक्सेस मान लिया है. इतनी मेहनत से, वो 3 इडियट्स का डायलॉग देखा है ना, जब वो वायरस के कमरे में पूछ जाता है और फिर वो नौकरी के लिए जाता है और फिर वो कहता है कि भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, तो उसने क्या कुछ डायलॉग है ना कि इतनी हड्डियां तोड़वा के ये क्या वो एटीट्यूड आया है, मैं अपना एटीट्यूड नहीं वापस ले सकता. एक इतना कुछ गुजरने के बाद तो एक एंटरप्रेन्योर कुछ शुरू कर पाया है, वो फिर से गुलामी कर ले. आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है गुलामी है? मैं तो बंधुआ मजदूरी का वर्ड दूंगा इसको. बंधुआ मजदूरी है पैसा लेना. अरे भाई आप अपने लिए कमाओ ना. पहले तो इतना कॉन्फिडेंस लाओ, कमाने के काबिल हो भी कि नहीं. यहाँ करेंट मार्केट सिनेरियो में जो ट्रेंड है फिलहाल, एंड ग्लोबली है, यहाँ कुछ ज्यादा है, इसकी हमें फंडिंग को ग्लोरीफाई कर दिया है, विच इज वेरी बैड. फंडिंग न्यूज इटसेल्फ कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेस. अरे हालत देखो जाके उनकी जो फंड हुए हैं. आपको केवल सक्सेस स्टोरी दिख रही है जो कि 5% भी नहीं है या 3% भी नहीं है. 90-98% तो केस ही आपके सामने नहीं आते फंडिंग वाले. इन्वेस्टर रात रात बैठाता है. जिसका पैसा, आज आप किसी को पैसा दीजिए अपना कमाया हुआ, आप उसको जीने दोगे चैन से? आप अपने ऊपर सोच कर देखो ये बात. If you give your hard-earned money to somebody, won't you ensure that you get good return out of it? Yes. Every investor does so. लेकिन अब ट्रेंड क्या बन गया है? अब फंडिंग भी इस नाम पर होती है कि ये बंदा अगला राउंड रेस कर पाएगा कि नहीं. बिजनेस से किसी को कोई लेना देना नहीं है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. सस्टेनेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. Whether you are able to raise the next round or not, your investment depends on that. And founders are pitching themselves like that. Hardly I see people pitching their core business in. I have this round is of this value. I have raised this much of money. This much is pending. Would you like to participate? वैल्यू कहाँ है यार? वैल्यू होनी चाहिए बिजनेस में. फंडिंग अपने आप आती है. जो डिजर्विंग लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, रिजर्व फंडिंग अपने आप आती है, चल के आती है. फंडिंग मांगनी नहीं पड़ती है. मांगते सिर्फ वही हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे. अच्छा प्रोडक्ट हीरा दूर से दिख जाता है. तो आंसरिंग दैट क्वेश्चन ये बहुत ही मिक्स्ड, इसका कोई राइट आंसर नहीं है. बट करेंट ट्रेंड के हिसाब से there's a saying, even if you win a rat race, you are still a rat. Never forget that. Even if a rat loses in a rat race, he is still a rat. Even if a rat wins in a rat race, he is still a rat. तो क्या सर आज के टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि किस फील्ड में आप स्टार्टअप करना चाहोगे नया, अगर आपके पास करोड़ रुपए, कि क्या फील्ड चुनना चाहोगे मतलब लोगों के लिए? और दूसरा तरीका कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप किस फील्ड में मतलब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहो? मेरी इंडिविजुअल बहुत इन्वेस्टर भी रहे हैं और कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कर रहा है. मेरी इंडिविजुअल प्रायोरिटी लाइफ में बहुत डिफरेंट है अभी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. वो मटेरियल चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं अगर इसका आंसर दूंगा तो जस्टिफाई नहीं होगा आपकी ऑडियंस के लिए, तो खास तौर से कि मैं अगर बिजनेस शुरू करूं तो क्या करूंगा और कैसे करूंगा. मुझे ऐसा लगता है मेरा हो गया, और बड़े कम में मुझको ऐसा लगता है कि मेरा हो गया. बट कैसे उस मोक्ष की स्थिति में आदमी कैसे पहुंचता है कि अब हो गया? So you should have sufficiency of everything, na? You should have seen all the things. I have made assets for myself, not one or two, but good amount of assets. I travel in good cars. I've seen the world, almost all the countries of the globe, all through my own money. I don't have any debt on me. I don't have any loans or outstanding payments on me. अब इससे खुश इंसान कौन होगा इस धरती पे? महाभारत ने भी जब बोला, उनसे पूछा कि सबसे सुखी इंसान कौन है, युधिष्ठिर बोले जो रेडी ना हो. सो जब आपका घर भरा होता है और जब आप हर चीज का ओवर सप्लाई देख चुके होते हो, जब आप बहुत रईस लोगों के साथ उठ बैठ के उनकी दुर्गति देख चुके होते हो, जब आपको लोग लगता है इट इज गुड टू क्राई इन अ गुड होटल इन अ गुड कार, अल्टीमेटली यू स्टिल आर क्राइंग एंड देयर इज नो एंड टू क्राइंग. और रिपल इफेक्ट का एंड नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई आपका अल्टीमेटली लारी फिंच है
जब फेसबुक को लगता है, मेटा को लगता है, दुनिया को लगता है, गवर्नमेंट्स को लगता है सुपर बॉस कौन है, देख सुपर बॉस आ ही जाता है, किसी ना किसी के सुपर बॉस होता ही है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास चीज़ों का एंड नहीं है, कोई ना कोई बड़ी गाड़ी ज़रूर होगी, कोई ना कोई बड़ा घर ज़रूर होगा, कोई ना कोई। आपको वैल्यू पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दुनिया देख ली है इन टर्म्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, अब बहुत कुछ देखना बाकी है, बट हाँ पैसा जो काम कर सकता है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। तो मेरे प्रायोरिटीज थोड़े डिफरेंट है, वो आपके ऑडियंस के शायद अभी। सर एक आइदर एंटरप्रेन्योर या एक इंडिविजुअल जो 20-25 साल का बिल्कुल मार्केट में कूद रहा है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए आपके क्या मैसेज? स्वधर्म समझो। भगवत गीता इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रंथ, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक किताब कभी अगर कुछ हो सकती है, और सीधे भगवान के मुंह से है, आपको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए। खुद जो आदमी कह रहे, लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कृष्ण जो कह रहे हैं मैं उसको सुन लो ना। अध्याय 2 में जब अर्जुन को उन्होंने सबसे हाईएस्ट ज्ञान दिया सेल्फ का, अर्जुन के कुछ नहीं समझ में आया। फिर वो अर्जुन उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाया, उनको अर्जुन के लेवल पे आना पड़ा, और पहली चीज जो उन्होंने सिखाई वो सिखाया स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब होता है मेरा धर्म क्या है। हाउ कैन यू मेक योर वर्क, हाउ कैन यू बी इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ प्रेयर। पूरा दिन कुछ चीज बोलो प्रेयर करो, कर सकता है कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो स्वधर्म वही है। अगर आपने पहचान लिया तो पूरे दिन पूजा करोगे अपने काम की, अपने काम की। स्वधर्म क्या है आपका? एक आपका जो बच्चा है जो 20 साल से 25 साल 30 साल के बीच में है, जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, उसको ये समझ में तो आना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। अपना धर्म तो समझे ना वो। स्वधर्म जिसने आइडेंटिफाई कर लिया जिस दिन, और आपको सारे सक्सेस स्टोरीज वहीं दिखेंगे, जाने अनजाने में सब वही हैं। द मोजार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द विंगमैन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लोगों ने अपना, अमिताभ भाई, इन लोगों ने अपना, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन लोगों ने स्वधर्म समझ लिया, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। और ये ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप काम क्या करते हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, और आप कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि तभी बढ़ा पाओगे जब आपको खुद पता होगा करना क्या है। अगर एक क्षत्रिय को लड़ना नहीं आता तो वो क्या ही लड़ाई लड़ेगा। अगर एक फौज में बंदा है और अगर उसके अंदर अगर कोई फौज में बंदा है, अब उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, हाँ, अच्छी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु यू आर, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, एंड देन यू जस्ट डेल्व इनटू इट। वही गोली जो किसी को मारने पे मर्डर चार्ज लगता है, वही गोली से जब आतंकवादी मारा जाता है तो मेडल मिलता है। गोली भी मारी जा रही है और जान भी जा रही है, बट काम के फर्क से सब कुछ बदल जाता है। तो एक एंटरप्रेन्योर को ये जरूर समझना चाहिए कि काम कैसे करना है। वो बहुत फेमस कहावत है ना, कर्मण्यधिकारे वासते माँ फलेषु कदाचन माँ सर्व फल हेतु माते संगो स्वकर्मणि। इसका मतलब सिर्फ यही है, लोग सबसे फेमस सबसे मिस इंटरप्रेटेड श्लोक गीता का, आप जब काम करना चाहते हो तो आप ये सोच के करना चाहते हो नहीं मुझे ये मिलना है। आज आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो तो आपको व्यूज चाहिए। हाँ, मेरा विजन ये भी है कि जो करेक्ट मतलब एक्सपीरियंस शेयर हो गया आपका, क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं अगर एक छोटे से गाँव से आया हूँ, कब शेयर होगा? तो सर मैं मतलब मेरे को वो सुविधाएं नहीं थी कि मेरे को स्टार्टिंग ऑफ माई करियर कोई आके अपने पूरी जिंदगी का सार बता सके। दिस इज व्हेयर आई वांट कि अगर मेरे वैसे लोग तो अल्टीमेटली व्यूज हैं पूरा, नहीं जितने लोग देखेंगे उतना बेटर रहेगा। विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, जो देख रहा है उसके लिए भी, जो बना रहा है उसके लिए भी। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। तो आपको जो काम करना है, रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड। लोग कह देते हैं इसमें सबसे मिसजन, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। कोई पागल है जो कर्म करता जाएगा बिना फल की इच्छा के? आप कुछ तो लॉजिक रखते होंगे, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इतनी बड़ी चलाते हैं, एजुकेशन बिजनेस में हैं आप, कुछ तो लॉजिक है ना। आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में है कि नहीं, वो श्लोक यही कह रहा है। रिजल्ट्स आर नॉट इन योर हैंड, ओनली योर कर्म, योर डूइंग्स इज इन योर हैंड, व्हिच यू आर डूइंग। Whether this video will get views or not is not in your hands. यही एंटरप्रेन्योर, यही उस बच्चे को समझना है
जब हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं ना, मुझे यही करना, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, जो वो चाह रहे हैं मिल जाए, बेचारा कभी नहीं मिलता, ना कभी मिलेगा, ना कभी किसी को मिला है। तो जस्ट जैसे वेस्ट वर्ल्ड में कहावत है ना, क्रिकेट में कहावत है, यू जस्ट प्ले योर गेम वेल, वेदर यू विन और वेदर यू लूज डजंट मैटर। आज मैंने अच्छा क्रिकेट खेला, खत्म कहानी। तो लास्ट में सर इसी पे आता हूँ कि जरूरी है क्या सर रिच बनने के लिए और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है वो आंसर मुझे मिल चुका है ऑलरेडी आपके थ्रू। देखिए, मैं अपना बात आपको बता सकता हूँ, मैं कभी आईआईटी नहीं गया, मैंने आईआईटी कानपुर का पूरा कैंपस डिजाइन करा है। हाँ, यस। आईआईटी कानपुर का नोएडा में कैंपस है, उसका पूरा इंक्यूबेशन सेंटर मेरा डिजाइन करा हुआ, और प्योर से यस, प्योर मेरिट पे डिजाइन करा है मैंने। मैं उन सारे प्रोफेसर्स के साथ उठा बैठा हूँ जो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स को पढ़ाते हैं। और आप कॉलेज गए भी? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट आईआईटी से अगर एलुमनाई आप हटा दीजिए तो उस इंस्टीट्यूट में कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद उस एलीट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स के वर्ड्स हैं। आपको क्या लगता है जो बच्चा आईआईटी का इंट्रेंस नहीं क्रैक कर पाया नीचे ग्रेड के कॉलेज में, क्या वो खराब है? मुझे तो नहीं लगता वो खराब है। नहीं है बिल्कुल। मैं आईआईटी दिल्ली गया एज अ गेस्ट, मुझको ऐसा लगता है मैं इतने सारे बच्चों से वहां इंटरैक्ट करा, मुझे लगता है सबसे कंफ्यूज अपनी आईआईटी दिल्ली में मुझे मिली है। उससे ज्यादा तो एक शायद छोटे बीटेक के नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि हमको कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, गोइंग विद द फ्लो। बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आईआईटी दिल्ली में मिला है। उस बच्चे को जो चाहिए था वो मिला ही नहीं है। कोई बायोटेक में पढ़ा है, कोई एग्रीकल्चर में पढ़ा है, कोई किसी में पढ़ा है, कोई हमारे साथ भी उधर हमारी टीम भी सामने बायोटेक आईआईटी से। अब उसको वो चाहिए ही नहीं, अब रात को फूक रहे हैं और कोडिंग कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। और इंटर्न्स लेके आते हैं सर, कोई सिविल इंजीनियरिंग से वो भी कोडिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल से वो भी कोडिंग कर रहा है, क्योंकि सबको वो फैमिली प्रेशर था या कुछ था, एज ए ब्रांच नहीं मिल रही है, ट्रेड नहीं मिल। अब तो पहुंच गए हो, अब काम तुम्हारा अभी नहीं, मतलब आप सोचो कितना बड़ा इनजस्टिस कर रहा है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, कि जिसको जो चाहिए नहीं उसको वो दे रहे हो। और वो बच्चा जो आईआईटी में इतना बड़ा इंटरेस्ट निकाल गया, वो खराब भी नहीं है, पढ़ने में भी बहुत तेज है, जस्ट बिकॉज उसकी रैंक कुछ ऊपर नीचे है, उसको मन का डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, अब वो किस मन से भाई सब पढ़ाई करेगा? ये आईआईटी आईआईएम लिख के जो ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे ये लिखना चाहिए विच स्ट्रीम, व्हाट डज आईआईटी मींस व्हेन यू राइट इन योर सीवी, ये आईआईटीएन है। Agree, it's a technical education college. What have you studied there? And whatever have you studied there, is it adding some value in your life and society's life? Yes or no? IIT से पढ़ा है तुमने केमिकल इंजीनियरिंग, तुम सिविल हेड बने बैठे हो बैंक में। नहीं, सही बात। तो तुम्हारी आईआईटी बोलना बंद कर दो कि आईआईटी से हो, क्योंकि तुमने सीन बर्बाद करी है। एक्चुअली तुम सोसाइटी के क्रिमिनल हो। एक्चुअली फैक्ट यही है, इनकम टैक्स का पैसा, फैक्ट यही है, आप सोसाइटी के क्रिमिनल हैं अगर आप आईआईटी की सीट बर्बाद करते हैं और फिर आप आईआईएम की भी सीट बर्बाद करते हैं और फिर आप सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। You are a criminal of the society, and I can say this on top of my voice. I have no shame. और गवर्नमेंट को भी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए इस चीज के लिए। और ये ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, ये आईआईटी ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं, ये आईआईएम ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं, ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कंट्री हैं, राइट? और ये वहां पे मन का काम नहीं कर रहे हैं। नाइस क्वेश्चन। मैं भी जाता रहता हूँ आईआईटीज में, यही लाइन बिल्कुल उठा के स्टार्ट इसी से किया करूँगा कि यार क्राइम करने में नाइस। तो मुझे लगता है कि मोस्टली क्वेश्चंस तो सारे मिल ही चुके हैं। बाकी सर लास्ट मैंने वी आर ह्यूमंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग मतलब एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केटिंग कितना इम्पैक्टफुल रहता है या फिर कितना योगदान देता है कि स्टार्टअप में एग्जिट तक का सफर देखूँ या एग्जीक्यूशन का देखूँ या पूरा का पूरा, मतलब मार्केटिंग कहाँ तक आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग से कितना इम्पैक्ट आ सकता है चीजों? Your question is, if I put it in a very simple words, you are trying to ask me a question. Then what is water? How much of water is important to a fish? मछली के लिए पानी कितना जरूरी है? क्वेश्चन इज आंसर। So बहुत ज्यादा जरूरी है, but yes, आपको करना क्या है
इस वास्ट ओशन में वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि मैं अपने एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञान देना ठीक नहीं है ऐसे मामले में। मेरा जो करंट नेचर ऑफ बिजनेस है, मैं डेटा सेंटर्स के इंटीरियर्स करता हूँ, मैं बहुत बड़े होटल्स के इंटीरियर्स करता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स के इंटीरियर्स करता हूँ जहाँ मेरा प्रोक्योरमेंट ग्लोबल है, चाइना से, इटली से, जर्मनी से, मेरी एक्सपर्टीज काफ़ी जगह पर है। मैं कमर्शियल इंटीरियर्स में स्पेशलाइज होता जा रहा हूँ धीमे धीमे करके। मेरे लिए मार्केटिंग क्या काम है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाता हूँ और अगर मैं फेसबुक पे पैसा डालना शुरू कर दूँ B2C में, या इंस्टाग्राम पे गलत फॉलोअर्स चुन लूँ, तो आई विल बी कमिटिंग अ सुसाइड। तो मुझे अगर मार्केटिंग करनी है, मुझे बड़ी नीश मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मुझे केवल और केवल गूगल एडवर्ड सूट करेगा। अच्छा सा लैंडिंग पेज बना के उस पर अच्छा सा क्वालिटी स्कोर होना चाहिए, उस पर मेरा जो विजिटर आ रहा है वो रुकना चाहिए मेरे लैंडिंग पेज पे, मेरे सर्च स्ट्रिंग अच्छे होने चाहिए, मुझे वहाँ से लीड जनरेट हो गई। मुझे मेरा टारगेट क्राउड लिंक्डइन पर है, तो मुझे लिंक्डइन पर मार्केटिंग करनी है, तो मुझे अपना बजट लिंक्डइन पर ज़्यादा रखना है, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट हेड्स CXOs को टारगेट करना है, वो लिंक्डइन पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं, बट फेसबुक इंस्टाग्राम पे फालतू चलता बहुत है, वहाँ पैसा बर्न हो जाएगा, यहाँ पैसा टारगेटेड रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्किंग। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सिंपल सी कहानी है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क है, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्टेड हो, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू है। यू आर एवरेज ऑफ द 5 people सिटिंग इन अ रूम ऑफ अराउंड पीपल अराउंड यू। तो आप सोच लीजिए आप किन 5 लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप उनका एवरेज हो। तो आपको एवरेज बढ़ाना है, तो आपको अपने अराउंड 5 लोग ठीक करने जिनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोस्ट ऑफ द टाइम बिता रहे हो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच सो टाइम देने के लिए, और होप सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू।